हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो BA प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके पास है एजुकेशन। देखिए, ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अगर आपके पास भी ये एजुकेशन है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, यानी बोथ द लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो कवर करवा चुकी हूँ, यानी हमारा चैप्टर नंबर 1 कवर है। और जो चैप्टर नंबर 2 है उसके भी मैंने पार्ट 2 यानी 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं। और इन सब का जो लिंक है यानी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चेक नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। एंड फॉर मोर वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आपकी अपकमिंग वीडियोस आएँ आपके सेमेस्टर या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा पार्ट 3 है, क्योंकि पार्ट 2 तक तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उससे आगे की जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के शैक्षिक दृष्टिकोण की तुलना विरुद्ध विश्लेषण कीजिए। पाठ्यक्रम, लक्ष्य और समाज सुधार के तरीकों के अनुसार समानता और भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो पंडित रमाबाई हैं और जो ज्योतिराव फूले हैं इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका जो दृष्टिकोण है शिक्षा को लेकर, उस पर हमें चर्चा करनी है कि इनकी जो पाठ्यक्रम है, लक्ष्य है और सामाजिक सुधार के जो तरीके हैं वो किस तरह से समान है और भिन्न है, ये आपको बताना है। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाता है और ये आपका परिचय है, यानी आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले भारतीय महिला शिक्षा और समाज सुधार आंदोलन के तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा और सामाजिक मुक्ति के लिए कार्य किया, यानी दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं महिलाओं की जीवन में और ये जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए भी। उनका कार्यक्षेत्र, साधन और दृष्टिकोण कुछ हद तक अलग था, लेकिन उद्देश्य समान था। लेकिन देखिए, उनका जो उद्देश्य, कुछ चीज़ें अलग अलग थी बट उनका जो उद्देश्य वो एक ही था, समाज में असमानता और न्याय को समाप्त करना तथा महिलाओं और निम्न जाति को समानताजनक जो जीवन है वो दिलाना। अब इसी में हम दोनों के जो दृष्टिकोण हैं उनकी तुलना करेंगे, उनके जो पाठ्यक्रम है, लक्ष्य है और सामाजिक सुधार हैं, इनका क्या आधार था, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे समान उद्देश्य, शिक्षा और सामाजिक मुक्ति का साधन। किस तरह से शिक्षा को ही सामाजिक मुक्ति का साधन मानते थे। पंडिता रमाबाई और फूले दंपति दोनों ने ही शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक बदलाव और मुक्ति का साधन माना। यानी देखो, पंडिता रमाबाई और फूले दंपति का मतलब है दोनों मियाँ बीवी जो हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने जो शिक्षा है उसे एक तरह से
जो साक्षरता है उसका साधन न मानकर उन्हें सामाजिक बदलाव और मुक्ति का साधन माना। रमाबाई ने विधवाओं और परित्यक्त स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा दी। वहीं फूले दंपत्ति ने दलितों, शूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा को समानता का आधार माना। यानी देखिए, ये जो रमाबाई हैं, इन्होंने जो विधवा हैं इनके लिए एक तरह से शिक्षा दी, और जो दंपत्ति हैं यानी हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने जो दलित हैं, शूद्र हैं, इनकी हेल्प की, महिलाओं की हेल्प की। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम की प्रकृति किस तरह से व्यवहारिक और समग्र। इसमें आप लिखेंगे रमाबाई के शैक्षिक प्रयोग में व्यवहारिक विषय जैसे सिलाई, बुनाई, गृह प्रबंधक, स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ साहित्य और भाषा का भी समावेशन था। दूसरी ओर फूले दंपत्ति ने बच्चों को भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास और जीवन उपयोगी कौशल सिखाने पर बल दिया, ताकि देखिए जो बच्चे हैं वो अपने जीवन में उनका यूज़ कर सकें। इस प्रकार दोनों के पाठ्यक्रम व्यवहारिक और जीवन केंद्रित थे, परंतु रमाबाई का फोकस विधवाओं और परित्यक्त स्त्रियों पर था, जबकि फूले का जोर समुच्चय वंचित वर्गों पर था। यानी देखिए, जो मेनली रमाबाई हैं वो जो विधवा होती थी या फिर परित्यक्त स्त्रियां थी उन पर बल देती थी, और जो फूले थे वो जो वंचित वर्ग है या फिर निम्न वर्ग है उन पर ध्यान देते थे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लक्ष्यों में समानता और भिन्नता किस तरह से। दोनों का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता लाना था। रमाबाई का लक्ष्य महिलाओं, विशेषकर विधवाओं और हाशिए पर खड़ी स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाना था। वहीं फूले दंपतियों का लक्ष्य व्यापक था। वह जातिगत शोषण और लैंगिक भेदभाव दोनों को मिटाकर समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज सुधार के तरीके, यानी क्या क्या तरीके इन्होंने अपनाए। रमाबाई ने संस्थागत प्रयोग के माध्यम से सुधार किया। उन्होंने शारदा सदन और अन्य मिशन स्थापित कर महिलाओं के लिए शिक्षा और आश्रम की व्यवस्था की। यानी जो रमाबाई हैं इन्होंने शारदा जो सदन है इसकी स्थापना की, ताकि समाज में एक तरह से स्थिरता लाई जा सके। उनके विपरीत फूले दंपत्ति ने प्रत्येक सामाजिक आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से जातिगत और लैंगिक अन्याय का विरोध किया। उन्होंने विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ जनता को जागरूक करने और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए भी कार्य किया या काम किया। ठीक है। अब हम देखेंगे महिलाओं की भूमिका पर दृष्टिकोण किस तरह से। इन दोनों के ही महिलाओं की भूमिका पर इनका दृष्टिकोण है। इसमें हम देखेंगे रमाबाई ने महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक बंधनों से मुक्त कर स्वतंत्र जीवन जीने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा को स्त्रियों के लिए सम्मानजनक जीवन और आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बनाया। सावित्रीबाई ने स्वयं अध्यापिका बनकर महिलाओं की क्षमता और प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया और यह साबित किया महिलाएं शिक्षिका और नेता दोनों हो सकती हैं। यानी देखिए जो सावित्रीबाई फूले हैं वो खुद एक अध्यापिका बनी, यानी टीचर बनी, और उन्होंने ये साबित किया कि जो एक लड़की है, एक औरत है, वो टीचर भी हो सकती है और एक नेता भी हो सकती है। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। ये एक तरह से वो उदाहरण बनकर समाज के सामने आई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक सीमाएं और चुनौतियां किस तरह से दोनों को गंभीर सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। रमाबाई को विधवा शिक्षा और उनके मिशन के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। फूले दंपत्ति को उच्च जातियों से तीखा विरोध मिला। सावित्रीबाई ने स्कूल जाते समय अपमानित किया गया। इन विरोधों के बावजूद दोनों ने अपने कार्यों को जारी रखा और शिक्षा का प्रसार किया। यानी देखिए, चाहे सावित्रीबाई फूले हों या फिर जो रमाबाई हैं, दोनों ने ही जो एक तरह से विद्रोह है वो देखा। जो सावित्रीबाई फूले हैं वो एक बार स्कूल जा रही थी, उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा अपशब्द या फिर अपमानित भी किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन भी इनके साथ हुई थी, बट इन लोगों ने अपना काम नहीं रोका और शिक्षा का जो प्रचार है वो जारी रखा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दीर्घकालीन प्रभाव और विरासत किस तरह से। रमाबाई की पहल ने महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के लिए शिक्षा और पुनर्वास की राह खोली। फूले दंपत्ति के प्रयासों ने शिक्षा को जाति और लिंग की दीवारों से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। दोनों ने मिलकर भारतीय समाज में शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता के लिए सबसे सशक्त साधन के रूप में स्थापित किया। यानी हम कह सकते हैं दोनों ने मिलकर बहुत एक तरह से सशक्त साधन के रूप में जो शिक्षा है उसे समाज में स्थापित कर दिया। ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के शैक्षिक दृष्टिकोण में समानता यह
रही कि दोनों ने शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता का साधन माना। विभिन्नता ये रही कि रमाबाई का फोकस मुख्यतः विधवाओं और परित्यक्त स्त्रियों पर था, जबकि फूले दंपति का कार्य व्यापक था जो महिलाओं जातिगत वंचित दोनों वर्गों को साथ लेकर चला। यानी देखिए जो एक तरह से रमाबाई हैं उन्होंने विशेषकर जो विधवाएं हैं या फिर ऐसी महिलाएं हैं जो हाशिए पर हैं उन पर फोकस किया, और जो एक तरह से फूले दंपति हैं इन्होंने जाति जो भेदभाव है निचला वर्ग है उन्हें साथ लेकर चलने का कार्य किया। उनके प्रयोगों ने शिक्षा को भारतीय समाज में परिवर्तन और मुक्ति की आधारशिला बना दिया, और उनका जो प्रयोग है उसी ने जो भारतीय समाज है मुक्ति है उसकी आधारशिला एक तरह से बना दिया जो हमारी शिक्षा है उसको। ठीक है, एंड यहाँ आपका ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का पूरा हो जाता है। उसके बाद में अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये आपका जो आंसर है वो आप इस तरह से लिखेंगे। पहले आप इंट्रो लिखेंगे, इसके बाद में आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड देन ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला शिक्षा के क्षेत्र में कमी बाधाएं जैसे कि पितृसत्ता, जाति, आर्थिक दुर्व्यवस्था, धार्मिक रूढ़ी का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इन बाधाओं के बारे में बताना है और बताइए कि अध्याय में दी गई कौन कौन सी पहल इन बाधाओं को कम करने में प्रभावित मानी गई, और आपको बताना है कि कौन कौन सी जो पहलें हैं वो इन बाधाओं को कम करने के लिए प्रयोग में आई हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो जाता है क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे, महिला शिक्षा भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसके बावजूद इसे अनेक बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ा। पितृसत्तात्मक सोच, जातिगत भेदभाव, आर्थिक दुर्व्यवस्था और धार्मिक रूढ़ियां लंबे समय तक महिला शिक्षा को सीमित कर रही थी या करती हैं। क्योंकि देखिए हमारे समाज में हम इतने सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारी पितृसत्तात्मक सोच है, जातिगत भेदभाव है, आर्थिक दुर्व्यवस्था है या फिर धार्मिक रूढ़ियां हैं, ये हमारी जो महिला शिक्षा है उसको हमेशा रोकती ही आई हैं। इन अवरोधों के कारण महिला शिक्षा से वंचित रह गई और समाज के विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित हो गई। समय के साथ उनके सुधारों, संस्थानों और नीतिगत पहलों ने इन चुनौतियों को कम करने का प्रयास किया। इस उत्तर में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो बाधाएं थी, जो चुनौतियां थी, उन्हें पहलों ने किस तरह से रोकने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहला हम पॉइंट देखेंगे, पितृसत्ता और महिला शिक्षा पर उसका प्रभाव। यानी जो पितृसत्ता है उसका महिला शिक्षा पर क्या प्रभाव रहा। तो इसमें आप लिखेंगे, पितृसत्तात्मक सोच ने महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका निभाता है वो पितृसत्ता ही निभाता है महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने में। यह धारणा प्राचीन थी कि स्त्रियों का कार्य केवल घर गृहस्थी तक सीमित है और शिक्षा उन्हें भ्रष्ट कर देगी। इस सोच ने लड़कियों की विद्यालय तक पहुंच रोक दी। सुधारों ने इस मानसिकता को चुनौती दी और यह स्पष्ट किया कि शिक्षा महिलाओं को बेहतर गृहिणी ही नहीं बल्कि समाज में जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। विद्यालयों और संस्थाओं के माध्यम से इन सोचों को धीरे धीरे बदला गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें, जातिगत भेदभाव और शैक्षिक अवसरों की कमी। किस तरह से जातीय व्यवस्था ने शिक्षा के अवसरों को केवल उच्च वर्गों तक सीमित कर दिया। यानी उच्च वर्ग वाले ही जो शिक्षा है उसे ले सकते थे, निचले जातियों की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तक नहीं था। इस अवरोध को दूर करने के लिए प्रगतिशील व्यवस्था ने शूद्रों, अतिशूद्रों और दलित वर्गों की महिलाओं के लिए विशेष विद्यालय खोले ताकि वो लोग भी शिक्षित हो सकें, जिससे शिक्षा का अधिकार जाति की सीमाओं से बाहर निकलने लगा और समानता का मार्ग प्रस्तुत हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, आर्थिक दुर्व्यवस्था और संसाधनों का अभाव। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे, गरीब और आर्थिक अभाव की महिला शिक्षा की एक बड़ी बाधा थी। यानी देखिए यहाँ पर अब हम जो गरीबी है और जो आर्थिक अभाव है वो भी तो एक तरह से शिक्षा के लिए चुनौती थी। गरीब परिवार को लगता था कि लड़कियों की पढ़ाई पर खर्चा करना
व्यर्थ है, क्योंकि अतः उन्हें विवाह कर दूसरे घर जाना है। ये मेंटेलिटी पहले ही नहीं, आज भी है। आज भी हमारे समाज में ये सोचा जाता है, लड़कों को तो पढ़ाएंगे कि हाँ, लड़कों को नहीं पढ़ रहा तो भी ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, बट लड़कियों को क्या कहते हैं, शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। फ़ायदा क्या है इनकी एजुकेशन पे पैसा लगाने से, या फिर इन्हें पढ़ा लिखाने से? हमें थोड़ी ना कुछ मिलेगा, ये तो शादी करके चली जाएंगी। तो ऐसी जो मेंटेलिटी है वो हम आज भी देख सकते हैं। इस सोच से लड़कियां विद्यालय नहीं भेजी जाती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए मुक्त शिक्षा, छात्रवृत्ति योजना और आश्रित गृह जैसी पहल की गई, ताकि गरीब परिवार की लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी देखिए, इसी समस्या से निपटने के लिए जो मुफ्त शिक्षा है, छात्रवृत्ति योजना है और आश्रित गृह जो पहलें हैं वो की गई, ताकि जो महिलाएं हैं वो पढ़ सकें, गरीब महिलाएं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक रूढ़िवादिता और पर्दा प्रथा। किस तरह से धार्मिक रूढ़िवादिता विचारों ने महिला शिक्षा को पाप या अनुपयुक्त माना। कई समुदायों में पर्दा प्रथा और धार्मिक तर्कों के आधार पर लड़कियों की शिक्षा का विरोध किया गया। इस विरोध को कम करने के लिए सुधारकों ने धार्मिक मूल्य और आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वय करने का प्रयास किया, ताकि जो लड़कियां हैं वो हर धर्म की आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसी में महिला शिक्षकों की नियुक्ति, घर के नज़दीक विद्यालय और सुरक्षित वातावरण जैसे व्यवस्थाओं ने धीरे धीरे रूढ़ियों को तोड़ने का काम किया। अब देखिए, बहुत सारी ऐसे धर्म हैं जहाँ पर पर्दा प्रथा, यानी एक तरह से घूंघट करने वाली या फिर बुर्खा पहनने वाली जो प्रथा है वो चलती है। अब वो लोग तो बुर्खा पहनती है, जैसे कि मोमडन्स हो गए, वो लोग बुर्खा पहनती हैं। बुर्खा क्यों पहनती हैं? ताकि जो गैर मर्द है, या ये कहूँ जो और मर्द हैं और आदमी हैं, वो उन लेडीज़ को ना देख पाएँ, इसलिए पर्दा प्रथा है। अब अगर वो एजुकेशन लेने जाएंगी तो बेसिक सी बात है, जो स्कूल है वहाँ पर जो टीचर्स होंगे, जो मेल टीचर्स होंगे, वो भी देखेंगे। तो इसी वजह से ये एक तरह से चुनौती के रूप में लोगों के सामने आई कि भैया हम नहीं भेजेंगे अपनी लड़कियों को। तो उससे निपटने के लिए क्या किया गया है कि जो महिला शिक्षक हैं उन्हें ही नियुक्त किया गया और घर के पास में नियुक्त किया गया, ताकि उन्हें दूर भी ना जाना पड़े, और जो टीचर्स हैं, लड़कियां टीचर्स हैं, वो पढ़ा सकें। फिर जो समस्या थी उसका समाधान हो गया, क्योंकि मोटिव ये था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, ताकि ये जो सोच है वो बदल सके। अब देखो, एक साथ हम जाकर उनके पेरेंट्स से कहें भैया अपनी सोच बदल लो, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। बट हाँ, अगर हमने उनके बच्चों को एजुकेट कर दिया तो वो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। तो इसीलिए जो लड़कियां जो शिक्षक थी उन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्थागत पहले और सामाजिक सुधार आंदोलन। किस तरह से महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई संस्थागत और विद्यालय स्थापित किए गए। इनमें विशेषकर विधवाओं, त्यक्त स्त्रियों और वंचित वर्गों के लिए बनाए गए संस्थानों ने बड़ा योगदान दिया। इन संस्थाओं में न केवल शिक्षा दी गई, बल्कि आश्रय, भोजन और रोजगार प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई। इससे समाज में यह विश्वास बढ़ा कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीतिगत हस्तक्षेप और सरकारी कदम। किस तरह से समय समय पर सरकारी नीतियों और आयोग ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया, महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित करना जैसे कदम प्रभावी सिद्ध हुए। इन पहलों में महिला शिक्षा की पहुंच व्यापक हुई और शिक्षा का आधार सार्वभौमिकता की ओर बढ़ गया, ताकि जो सभी लोग हैं वो शिक्षा ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक प्रभाव और दीर्घकालीन परिणाम। यानी क्या सामाजिक प्रभाव हुए और क्या दीर्घकालीन परिणाम हुए। दीर्घकालीन का मतलब ही है कि लंबे टाइम तक के जो परिणाम हैं वो क्या हुए। इन पहलों और सुधार प्रयासों ने समाज में गहरा परिवर्तन लाया। महिला की साक्षरता दर में वृद्धि हुई, वह रोजगार और सामाजिक जीवन में भाग लेने लगी। महिला शिक्षा ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता दी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी समान भागीदारी सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि जो महिला शिक्षा है वो एक तरह से अपने ऊपर डिपेंड हो सके। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे महिला शिक्षा की राह पितृसत्ता, जाति व्यवस्था, गरीबी और धार्मिक रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं से घिरी रही। फिर भी सुधारकों, संस्थानों और नीतिगत पहलों के कारण इन बाधाओं को धीरे धीरे कम किया गया। शिक्षा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाया। इन पहलों का
दीर्घकालीन प्रभाव ये रहा कि शिक्षा आज महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता का सबसे शक्तिशाली साधन बन चुकी है, या ये कहें सबसे एक तरह से मजबूत जो साधन है वो बन चुकी है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से पूरे समाज को बदला जा सकता है। अब ये हमारा हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का स्टार्ट होता है, या आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। यानी आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके सारे मेन पॉइंट्स हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके ये सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके। एंड यहाँ आपका जो ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। एंड इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिला शिक्षा सुधार से जुड़े प्रमुख आयोगों और नीतियों। उदाहरण के तौर पर कोठारी आयोग जो कि 1964 में आया था और 66 तक, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ जो कि 1990 का, जो समिति महिला सशक्तिकरण नीति जो कि 2001 में आई थी, के उदाहरणों और प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी देखिए आपको जो महिला शिक्षा है उसमें जो सुधार के लिए ये सारे नीति या ये सारे जो आयोग आए थे, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है, इनके बारे में आपको बताना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप किस तरह से लिखेंगे। हम देखेंगे परिचय से। भारत में महिला शिक्षा सुधार की दिशा में विभिन्न आयोग और नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस तरह से वो हम देख ही चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि जब तक महिला शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी की भागीदारी नहीं करेंगी तब तक समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। इसीलिए समय समय पर आयोग और नीतियों का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और उनकी स्थिति में सुधार लाना था, ताकि जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। अब देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। जो कठोरी आयोग आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और जो समीक्षा तथा महिला सशक्तिकरण नीति जो आई थी, इन सभी के बारे में, इन सभी के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कठोरी आयोग जो कि आया था 1964 से 66 में। इसमें शिक्षा में समानता पर बल दिया गया था। किस तरह से कठोरी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बताया। इसने महिला शिक्षा को सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रमुख साधन माना। आयोग ने अनुशंसा की लड़ाई की कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और प्राथमिक स्तर से ही उन्हें बराबरी के अवसर मिले। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयोग ने दिशा तो दी, परंतु उसके सुझाव धीरे धीरे और सीमित रूप से हुए, जिससे अपेक्षित परिणाम देर से सामने आए। यानी देखिए इसने जो आलोचना की और जो बताया वो तो ठीक, देखिए इसने कमियां तो बताई, लेकिन अगर हम इसकी आलोचना देखें तो इसका जो परिणाम था, या ये कहूँ इसने जो सोल्यूशन दिए वो बहुत स्लो वाले सोल्यूशन दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि हमारा आया था 1968 में। महिला शिक्षा का विस्तार। किस तरह से महिला शिक्षा का विस्तार हुआ। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना और सभी वर्गों तक पहुंच बनाना था, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर बल दिया गया। इसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, छात्रवृत्तियों और सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव रखा। आलोचना यह रही कि नीति का क्रियान्वयन असमान रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत स्तर तक नहीं पहुंच पाया। यानी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी सिर्फ शहरों में वर्क कर रही थी, बट गांवों में इसका जो प्रभाव था वो ज़्यादा नहीं पहुंच पाया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 महिला सशक्तिकरण पर जोर। किस तरह से इस नीति ने महिला शिक्षा को एक अलग अध्याय के रूप में स्थान दिया। इसमें महिला साक्षरता बढ़ाने, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाने और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया, ताकि जो महिला हैं वो व्यावसायिक रूप से मजबूत हो सकें। इस नीति ने महिला शिक्षा को न केवल अधिकार के रूप में बल्कि सशक्तिकरण के साधन के रूप में मान्यता दी। यानी महिला को सिर्फ एक अधिकार के रूप में शिक्षा नहीं दी, बल्कि एक सशक्तिकरण के रूप में शिक्षा दी थी। अगर इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखें तो ने महिला शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना तो बनाई, परंतु पितृसत्ता और गरीबी जैसी बाधाओं को पूरी तरह दूर नहीं कर पाई। यानी इसने आधारभूत जो चीजें हैं वो तो बना दी शिक्षा के लिए, लेकिन जो पितृसत्ता
और जो गरीबी जैसी बाधा है इन्हें दूर नहीं कर पाई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1990 की समीक्षा या समिति क्रियान्वयन की खामियों पर ध्यान किस तरह से ये समिति ने वर्क किया, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे 1990 की समीक्षा ने यह स्पष्ट किया कि नीतिगत घोषणाओं के बावजूद महिला शिक्षा की स्थिति अपेक्षित स्तर तक नहीं सुधरी। इसमें कहा गया कि ग्रामीण और पिछड़ी इलाकों में अब भी लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं। यानी इसने बताया कि जो ग्रामीण और जो पिछड़ी हुई जाति हैं वहाँ जो लड़कियां हैं वो अब भी वंचित हैं शिक्षा से। इस समीक्षा ने यह भी बताया कि योजना का लाभ ऊपरी वर्ग और शहरी इलाकों तक सीमित रह गया है। इसकी आलोचना यह रही कि समीक्षा ने समस्या तो उजागर की परंतु ठोस समाधान प्रस्तुत करने में कमी रही। यानी इसने बताया तो कहाँ कहाँ कमी है लेकिन उसका क्या सलूशन होगा वो नहीं बता पाए सही से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण नीति 2001 शिक्षा को केंद्र में रखना। किस तरह से जो शिक्षा को केंद्र में रखा महिला सशक्तिकरण नीति 2001 ने, इसमें आप लिखें इस नीति ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आधार मान लिया था इस नीति ने। इसका उद्देश्य महिला साक्षरता दर बढ़ाना, शिक्षा में गुणवत्ता सुधारना और महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाना था। इस नीति ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाने और उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी बढ़ाने में लक्ष्य रखे ताकि जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वो अपनी भागीदारी बढ़ा सकें। हालांकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहा जाए तो यानी अब हम देखेंगे इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण, तो नीति ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए लेकिन सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण सभी उद्देश्यों पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं हो पाई। यानी इसने जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं वो तो निर्धारित कर लिए थे लेकिन उनके जो सामाजिक और आर्थिक बाधाएं हैं उनके कारण से ये पूरे जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीतियों का सकारात्मक प्रभाव किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे इन आयोगों और नीतियों के कारण महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई, विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा और कई सामाजिक धारणाएं बदली। यानी देखिए जो लड़कियां हैं उनके जो एडमिशन है वो बढ़ने लगे और सामाजिक जो धारणाएं हैं वो भी बदली। अब महिलाएं उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अधिक दिखाई देने लगी। शिक्षा ने इन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानित बना दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है नीतियों की सीमाएं और चुनौतियां। यानी जो नीतियां आई थी इनकी क्या क्या सीमाएं और क्या क्या चुनौतियां थी। ठीक है, चलिए अगर हम इनकी नीतियों और की जो सीमाएं हैं और चुनौतियां हैं इन पे बात करें तो इसमें आप लिखेंगे हालांकि इन पहलों से प्रयुक्ति हुई परंतु अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिला शिक्षा पिछड़ी हुई है, बालिका शिक्षा में ड्रॉप आउट दर अधिक है। यानी जो बालिका शिक्षा है वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं, वो छोड़ देती हैं बीच में ही, और लैंगिक असमानताएं अभी भी गहरी हैं। नीतियां अक्सर शहरी और उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हीं पर प्रभाव डालती हैं और जो ग्रामीण और निचु वर्ग की महिलाएं हैं वो अभी भी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे महिला शिक्षा सुधार से जुड़े आयोग और नीतियों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का योगदान दिया। फिर भी उनकी सीमाएं और अधूरा क्रियान्वयन यह दर्शाता है कि केवल नीतियां पर्याप्त नहीं हैं, इनके प्रभावी क्रियान्वयन सामाजिक मानसिकता में बदलाव और आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। यानी देखिए अगर नीतियां बना दें वही पूरा इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभा सकती हैं, वही काफ़ी नहीं है, बल्कि आर्थिक बदलाव मानसिक बदलाव भी ज़रूरी हैं। इन प्रयोगों ने महिला शिक्षा को एक अधिकार और सशक्तिकरण का साधन बनाने की दिशा तो दी। इन समानता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। यानी अगर हम समानता की जो मंजिल है, समानता अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए निरंतर प्रयास यानी बिना रुके प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यह आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का एंड यहाँ से आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये आपका जो कंक्लूजन है वो हो जाता है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाता है एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज भी महिला शिक्षा के सार्वभौमिकरण के समक्ष कौन से संस्थागत और सामाजिक चुनौतियां विद्यमान हैं। अध्ययन के आधार पर नीति स्तर पर 3 प्रमुख
सुझाव प्रस्तुत कीजिए। यानी आज भी जो हमारी महिला शिक्षा है उसके समक्ष कौन कौन सी सामाजिक चुनौतियाँ या फिर ऐसी चीज़ें जो आज भी विद्यमान है वो आपको बतानी है, और 3 प्रमुख जो सुझाव हैं वो भी आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे, भारत में महिला शिक्षा का सार्वभौमिक, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा महिला को आत्मनिर्भर बनाती है, उन्हें समान अवसर देती है और सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाती है। स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी महिला शिक्षा के सामने अनेक संस्थागत और सामाजिक चुनौतियां विद्यमान हैं। यानी हम कह सकते हैं इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, इतने सारे प्रयास करने के बाद भी बहुत सारी चुनौतियां और जो बहुत सारी आडंबर हैं वो आज भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों के कारण लड़कियों का नामांकन निरंतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना बाधित होता है। ये जो आडंबर हैं, ये जो चुनौतियां हैं, इनकी वजह से जो लड़कियों की एक तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम संस्थागत अवसंरचना की कमी किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या सीमित है। यानी जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, वो एक तरह से सीमित संख्या में, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। किसी किसी गाँव में तो पूरे गाँव में एक ही या फिर आसपास के 2-3 गाँवों को मिलाकर एक ही स्कूल पाया जाता है। कई विद्यालय दूर दराज स्थित होते हैं, जिसमें लड़कियों के लिए विद्यालय पहुंचना कठिन हो जाता है। और सुरक्षित परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। यह स्थितियां लड़कियों के विद्यालय छोड़ने का कारण बन जाती हैं या कारण होती हैं। अब हम देखेंगे पितृसत्तात्मक मानसिकता किस तरह से समाज में अब भी यह सोच मौजूद है कि लड़कियों की शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कई परिवार मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य कार्य घरेलू दायित्व निभाना है। यानी देखिए, आज भी जो हमारा समाज है उसमें जो पितृसत्तात्मक सोच है वो मौजूद है, और बहुत सारे जो परिवार हैं वो यही मानते हैं कि लड़कियों का सिर्फ जो परिवार है उसको संभालना, घरेलू चीज़ें करना ही ज़रूरी है, उनकी पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए उनकी शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। यह मानसिकता बाल विवाह और प्रारंभिक शिक्षा छूटने की समस्या को और गंभीर बना देती है। देखिए, जब तक ये चीज़ें हमारे समाज में हैं तो बाल विवाह या फिर प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वहीं लड़कियों से छुटवा देना, लड़कियों का स्कूल छुटवा देना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मौजूद रहती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जाति और सामाजिक भेदभाव। क्या क्या जाति और सामाजिक भेदभाव हैं, तो इसमें आप लिखेंगे, निम्न जाति और वंचित समुदायों की लड़कियाँ शिक्षा से सबसे अधिक वंचित रहती हैं। उन्हें ये विद्यालय में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह पढ़ाई जारी रखने में समर्थ हो जाती हैं। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव शिक्षा के अवसरों को और सीमित कर देते हैं, क्योंकि देखिए, एक तो उन्हें समाज में भी भेदभाव झेलना पड़ता है, और वो अगर स्कूल चली जाए तो वहाँ पर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक बाधाएं किस तरह से। गरीबी एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से परिवार लड़कियों को विद्यालय भेजने के बजाय घरेलू कार्य और श्रम में लगाकर उचित समझते हैं। पुस्तकों, वर्दी और शुल्क पर होने वाले खर्चे भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी देखिए, जो निम्न वर्ग हैं वो ये सोचते हैं क्या फ़ायदा पढ़ाकर, इससे बढ़िया लड़कियों को घर में रखना या फिर घर के कार्य करना या फिर अपने साथ काम पर ले जाने से 4 पैसे आएंगे, क्योंकि अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे तो उनकी जो पुस्तक होंगी, वर्दी होंगी, इन सभी पर या फिर जो फीस जाएगी उन सभी पर भी तो पैसा खर्च होगा, तो क्या फ़ायदा। इस वजह से ये भी एक तरह से कारण बन जाता है लड़कियों को ना पढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक रूढ़ियाँ किस तरह से कई समुदायों में धार्मिक मान्यताएं और परंपराओं के कारण लड़कियों की शिक्षा को आनुवांशिक या अनुचित माना जाता है। विशेषकर किशोर अवस्था में लड़कियों की शिक्षा रोक दी जाती है। ये दृष्टिकोण महिला शिक्षा को सीमित कर देता है। यानी जो किशोर अवस्था होती है वहीं तक लड़कियों को पढ़ाया जाता है और फिर उन्हें रोक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुणवत्ता की समस्या किस तरह से। जहाँ विद्यालय उपलब्ध हैं वहाँ भी शैक्षण की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और लैंगिक संवेदनशीलता वातावरण का अभाव लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करता है। यह स्थिति शिक्षा को औपचारिक बनाकर छोड़ देती है, परंतु वास्तविक सशक्तिकरण में बाधा डालती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ड्रॉप आउट और बाल विवाह किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे लड़कियों के बीच विद्यालय छोड़ने की दर अधिकतम है। किशोर अवस्था में विवाह होने से शिक्षा अधूरी रह जाती है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज में सामूहिक विकास में भी बाधा डालती है। ठीक है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनकी किशोर अवस्था में ही शादी कर दी जाती है। अगर प्रमुख सुझावों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे अवसंरचना और सुधार पर बल किस तरह से। प्रत्येक गाँव और शहरी बस्तियों में सुलभ विद्यालय स्थापित किया जाए
जाए। सुरक्षित परिवहन, लड़कियों के लिए अलग शौचालय और छात्रावास जैसी सुविधा अनिवार्य की जाए, जहां कदम बालिकाओं की निरंतर उपस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित रहे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामुदायिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव। किस तरह से जो सामुदायिक जो जागरूकता है और मानसिकता है उसमें बदलाव की जरूरत है। सरकारी अभियानों और सामाजिक संगठनों की मदद से परिवार और समुदाय में जागरूकता बढ़ाई जाए। देश पहुंचाना आवश्यक है कि लड़कियों की शिक्षा परिवार और समाज दोनों के लिए लाभकारी है, तभी जो परिवार हैं वो लड़कियों को पढ़ने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन योजना। किस तरह से गरीब और पिछड़े वर्गों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और वर्दी जैसी योजनाएं अनिवार्य रूप से लागू की जाए। बालिकाओं को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए विशेष वित्तीय सहयोग दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें पैसे दिए जाने चाहिए ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। और निम्न में भी जो छात्रवृत्तियां यानी बच्चों को पैसे दिए जाने चाहिए, मुफ्त जो पाठ्य पुस्तक हैं यानी जो बुक्स हैं वो मुफ्त दी जानी चाहिए, और जो वर्दी है उसके लिए एक तरह से पैसे दिए जाते हैं या फिर जो ड्रेस है वही दी जाती है। तो ऐसी जो योजनाएं हैं वो चलानी चाहिए। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे महिला शिक्षा का सार्वभौमिकरण केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता और विकास का भी आधार। संस्थागत अवसंरचना की कमी, पितृसत्तात्मक मानसिकता, जातीय और आर्थिक बाधाएं और धार्मिक रूढ़ियां इस मार्ग पर प्रमुख अवरोध हैं। यानी हम कह सकते हैं जो आत्मक सोच है, जातीय है, आर्थिक जो बाधाएं हैं, ये सभी एक तरह से रूढ़ी का काम करती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए ठोस नीतिगत कदमों और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है ताकि इन्हें उजागर किया जा सके। यदि अवसंरचना को मजबूत किया जाए, सामुदायिक मानसिकता बदली जाए और आर्थिक सहयोग दिया जाए तो महिला शिक्षा का सार्वभौमिकरण संभव हो सकेगा और समाज वास्तविक रूप से प्रभावशाली बन सकेगा। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि जो वास्तव में हमारा समाज है वो सशक्त हो सके। अब हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। देखिए ये आपके आंसर का इंट्रो हो जाता है। फर्स्ट आप इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद में आपके जो ये मेन पॉइंट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे आपके मेन पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 इस तरह से आपको पॉइंट डालकर ही सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, एंड यहाँ ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। एंड उसके बाद में ये जो हमारा फुल चैप्टर है यानी फुल चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे ये कवर हो जाते। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर नोट्स की बात करूँ तो अगर आप इन सभी नोट्स को सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं एंड उसके आगे जो आपकी स्टडी मटेरियल है या फिर जो आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है या फिर वीडियोज़ हैं या फिर ये कहूँ सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL जो ऐप है इसमें ये सारे फीचर्स देख सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपली इसे ऐप को डाउनलोड करना है, ये आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा और आप यहाँ पर ये सारे फीचर्स देख सकते हैं एंड अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। एंड ये बहुत कंफर्टेबल और ईजी है यूज़ करने में, तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखना है ऐप को। एंड आप फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको हमारी क्लास कैसी लगी एंड आपको हमारा ऐप कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आप मुझे फीडबैक में बता सकते हैं। एंड अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।